अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत से लेकर अपोजिशन आज सुबह से ही इंतहाई मुतहरिक दिखाई दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने कबायली अमायदीन को एतमाद में लेने की कोशिश की। जहां उन्होंने कबायली अमायदीन की कुर्बानियों को भरपूर सराहा, वहीं इसी दौरान इतने बड़े हुजूम का भरपूर फायदा उठाते हुए कप्तान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग खेली और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि बदउनवान सियासतदानों को वो नहीं छोड़ेंगे। उनका लबो लहजा, उनके बॉडी लैंग्वेज इस बयान को लेकर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि माजी में अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए उनकी जानिब से बयान सामने आता रहा। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ। अच्छी बात है कि आज का जो इजलास है वो शोर शराबे की नजर नहीं हुआ, लेकिन अवामी मसाइल को भी तरजीह उस अंदाज से नहीं दी गई जिस तरह की देनी चाहिए थी। असद उमर साबिक वज़ीर ख़जाना आज के इजलास की कार्रवाई में शरीक हुए और उन्होंने गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो उन पर तनकीदी बयानात दिए गए थे बहैसियत वज़ीर ख़जाना, उसका जवाब उन्होंने आज दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दौरे क़यादत थी उस हवाले से भी उन्होंने वजाहत दी है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे पंजाब की सियासत के हवाले से कि कौन है वहाँ पर तवज्जो का महवर और PTI और उसके इत्तेहादी कितना कर रहे हैं उन पर इन्हिसार, अपने सूबे के वज़ीर आला पर कितना कर रही हैं इत्तेहादी जमातें एतमाद, उस पर भी अभी तफसीली गुफ्तगू होना बाकी है। तो इन तमाम हॉट टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में कर रहे हैं तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सीनियर तज्जियाकार मुशर्रफ जैदी भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तज्जियाकार आसमा वदूद साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। तो खबर यह है कि आज जनूबी वज़ीरिस्तान में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम बदउनवान लोग जमहूरियत बचाने के नाम पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कौम मुतमईन रहे क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मुल्क लूटने वालों को कोई NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद ही मुल्क का पैसा चोरी करने वालों को शिकस्त देना था। तो सवाल अब यह है कि इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ जारहाना अंदाज दुरुस्त है, हाँ या नहीं? जनरल साहब। देखिए, जारहाना अंदाज तो दोनों तरफ से है। आपने कल की अगर पार्लियामेंट में तकरीरें सुनी तो वो भी हुकूमत के ऊपर जो तनकीद थी वो न सिर्फ जारहाना थी बल्कि एक एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गई। और इमरान खान का भी रवैया यही कुछ है कि वो बड़े जारहाना अंदाज में, लेकिन वो सिर्फ करप्शन की ही बात करते हैं, जबकि करप्शन पे अभी कोई प्रोग्रेस भी ख़ास नहीं हुई उसको रोकने की, या ये कि रिकवरी पैसे की मैयर जो हम ले रहे हैं वो सारे वही हैं जो पहली हुकूमत लेती रही। अभी एमनेस्टी स्कीम भी आ रही है जो मैं समझता हूँ कि अखलाकियात के ख़िलाफ़ और वैसे भी नाकाम स्कीम है, पहले भी हमें उससे कुछ नहीं मिला था। तो ये जारियत जो है ये फ़िज़ा तो ख़राब कर सकती है, लेकिन इसमें वो कामयाबी नज़र नहीं आ रही जो कि हमें आनी चाहिए थी। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये सारा प्रोसेस जो भी चल रहा है, अदारे वही हैं, लोग वही बैठे हुए हैं जिन्होंने तसाब करना था या नीचे जिन्होंने तहकीकात करनी है, और ये प्रोसेस अगर आपका कामयाब नहीं होता तो फिर आपके पास नारा लगाने के लिए रह क्या जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें अब अपना जारहाना अंदाज छोड़ के तो उन मसाइल या उन चीज़ों की तरफ आना चाहिए जो पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सकें और पेशरफ्त हो, लेजिस्लेशन हो उन मामलात के ऊपर जो कि मुल्क के मुफाद में हैं, जिसमें इकॉनमी का किस्सा भी है, जैसे चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की जाती है। तो इमरान खान साहब के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो तवज्जो दें अभी पार्लियामेंट की तरफ और उन मामलात की तरफ जो हकीकतन हमें आज हमें जिन्होंने जकड़ के रखा हुआ है। ये इकॉनमी का इशू इस वक्त इतना सीरियस है कि हम जो भी कहते रहें ये गले से उतरेगा नहीं जब तक कि इसका कोई हल निकाला नहीं जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कौम को भी और हमें पार्लियामेंट को एतमाद में लेके तो आगे बढ़ना चाहिए। ये जारहाना अंदाज सिर्फ करप्शन के नाम पे मेरा ख्याल है इस वक्त के ऊपर वो शायद हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो मौजूदा हालात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जारहाना अंदाज आपके नज़दीक दुरुस्त नहीं है, ठीक है? अदर काज़मी साहब, आपकी राय क्या है इस पर? देखें, पाकिस्तान का शुमार अगर आप देखें तो जो दुनिया में करप्शन करने वाले ममालिक हैं उनमें चंद टॉप के ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब यूके में एक नया करप्शन के हवाले से कानून आया तो जिन 4 प्रॉपर्टीज़ का हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया कि इनके बारे में तहकीकात की जाए, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी हमारे साबिक वज़ीर आज़म की थी, वो एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान जहारियत नहीं करेंगे, जारियाना अंदाज नहीं अपनाएंगे, तो और क्या ऑप्शन है उनके पास। लेकिन ये जो जारियाना अंदाज है, इसको आगे फिर उनको करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए प्रॉपर मैकेनिज्म में। जो हमारे इदारे हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरह नैब है, नैब के अंदर जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, वहां पे जो लॉयर्स हैं, इसलिए कि हम देखते हैं कि जिन लोगों पे इल्जामात हैं उनके पास ऐसे लॉयर्स हैं जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं और वो पहली और दूसरी पेशी में ही नैब के जो सारा केस है उसको ऑलमोस्ट वो खत्म कर देते हैं। तो इस सारे सिस्टम को जहारियत के साथ साथ उनको ऐसे निज़ाम बनाने की जरूरत है और उन इदारों को मजबूत करने की जरूरत है जो करप्शन के खिलाफ इस वक्त काम कर रहे हैं। जहां तक उनका जी जारियाना अंदाज ठीक है या नहीं है, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है और उनको इससे ज्यादा जारियाना अंदाज अपनाना चाहिए। जी ठीक है, तो आपके नजदीक उनका जारियाना अंदाज मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर बिल्कुल ठीक है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं, मतलब ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये माशाल्लाह कमाल की पीटीआई की हुकूमत है जिसमें पीटीआई का कोई बंदा नज़र आता ही नहीं है। ये बेचारे अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक अजीब सी एक काबीना के साथ काम कर रहे हैं जिसमें इसेंशली जिन पे सबसे ज़्यादा वो तनकीद कर रहे हैं उन्हीं की बी टीम आप समझें उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। तो मेरा ख्याल है सिवाय गाल गलोच के और वही जो उनका कंटेनर पे जो उनके बेहतरीन दिन थे सियासत में, उनके सपोर्टर भी जो सबसे ज़्यादा, वैसे पीटीआई के बड़े अच्छे सपोर्टर भी हैं, जिस तरह मेरे चंद इस शो पे दोस्त भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जारहाना किस्म का सपोर्टर है, नौजवान सपोर्टर, वो इन्जॉय भी वही करता है कि आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी को साहिबा कह के जो है पुकारें, आप ज़ोर ज़ोर से चीखें, जारहाना अंदाज़ आप अपनाएं। तो और क्योंकि गवर्नेंस का और इकॉनमी का और रिफॉर्म का तो कुछ बचा कुचा है नहीं, तो अब जारहाना अंदाज ही रह गया है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक हिकमत अमली है। इसके अलावा पीटीआई और इमरान खान के पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो पीटीआई के पास एक यही हिकमत अमली है और वो उसी पर काम कर रही है, लिहाजा जारहाना अंदाज कप्तान का बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, जनाब देखें, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का जो जारहाना अंदाज़ है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि बदउनवानी के ख़िलाफ़ है। और उस बदउनवानी के बदकिस्मती से जो हमारी अपोजिशन के सरकर्दा चंद अफराद हैं उसमें वो पेश हैं। तो जब वो उनकी बदउनवानी को एक्सपोज करते हैं तो लोग तस्वुर ये करते हैं कि पूरी अपोजिशन के ख़िलाफ़ है। तो ये एक तो हमें दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि इमरान साहब अपनी हर तकरीर में, हर बयान में, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में थे और आज बरसर इक़्तिदार हैं, वो एक बयानिए को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और वो ये कि वो बदउनवानी के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ जो है सबसे कहते हैं ना वैनगार्ड का, हरवल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें उनकी जो पूरी असास है सियासत की वो इसी बयानिए पर है। तो हमारे यहाँ जो बाज़ लोग उन्हें मशवरा देते हैं कि वो इसमें नरमी ले आएँ या वो उस चीज़ को बैक बर्नर पर डाल दें, इनके पसेपुश डाल दें, तो उससे उनकी सियासत को नुकसान होगा। और जैसे अथर ने कहा कि इस मुल्क का अगर एक बहुत बड़ा मसला जो है बदउनवानी है तो उसके खिलाफ किसी को जम के बात भी करनी होगी। एक और बात है कि इमरान खान को मतलब है जो समझना चाहिए कि जो एक पूरी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है जो बरसा बरस से इस कहते हैं ना मुल्क को निचोड़ रही है, जिसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, तो उसके खिलाफ इमरान बतौर थर्ड फोर्स उभरे हैं। अच्छा, उसमें यकीनन क्योंकि कोई इनकलाबी तहरीक तो चला नहीं रहे, तो उसमें उन्होंने कुछ उनके लोगों को भी ऑप्ट किया है, ठीक है ना, और उन लोगों को किया कि जो अपनी क़यादत से बेजार थे, जो उनकी बदउनवानी से बेजार थे। तो उसकी वजह से आप देखें कि उसके अंदर जो मजमुआ आया है पीटीआई के अंदर, वो मुख्तलिफ जमातों के लोग भी आए और वो लोग भी आए कि जो सियासत से एक ज़माने में दूर हुआ करते थे या गैर सियासी हुआ करते थे। तो ये तमाम जो मलगूबा है पीटीआई, वो एंटी करप्शन के नैरेटिव पे खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस नैरेटिव को जारी रहना चाहिए। और आखिरी बात जो बहुत ही अहम है कि वो जो एक होता है ना, पहले आप फिक्री सतह पर चीज़ों को करते हैं, उसके बाद फिर अमली, तो अमली के अंदर उनको ज़ाहिर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है, क्योंकि वो जो शतरंज की बिसात है वो बिछी हुई है, उसमें आप एक वक्त में एक चाल चल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्सरियत नहीं है इमरान खान साहब की, तो कानून में जिस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत है वो नहीं करने से, वो करने से कासिर है। तो कम से कम बयानिए पे डटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ बड़ा एक इस चीज़ के खिलाफ, इमरान के खिलाफ
एक पूरा मैं समझता हूँ, क्योंकि पुरानी हुकूमत ने बड़ा इन्वेस्ट किया मीडिया के ऊपर, NGOs पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और उन्होंने एक कहते हैं ना उस मुखालिफ बयानिए को कि जी लोग अब बदनवानी के ऊपर अगर बात करें तो लोग कहते हैं जमहूरियत खतरे में। भाई जमहूरियत खतरे में नहीं होती है, जमहूरियत मुस्तहकम होती है हिसाब से। तो इमरान साहब को डटे रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और मेरे ख्याल में जितने भी जो कहते हैं ना जो न्यूट्रल लोग हैं, गैर जनबदार लोग हैं, उसे इस चीज़ की हिमायत भी करनी चाहिए। ठीक है मिर्जा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। आसमा साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? देखिए जी, करप्शन हमारा एक मसला है, बल्कि हमारे तमाम मसलों की जड़ आपकी जाके करप्शन से ही मिलती है। महातिर साहब आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, बड़ा कामयाब उनका विजिट रहा, लेकिन उन्होंने अपनी रिजर्वेशन किसके बारे में शो की? पाकिस्तान में करप्शन के बारे में। इसी तरीके से अगर हमने इकनॉमिकली ग्रोथ हमें चाहिए तो हमें फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट चाहिए। उस ट्रस्ट को आप कैसे विन करेंगे? एक फ्लॉलेस सिस्टम देकर। ये कमिटमेंट इमरान खान ने हमसे की थी कि पाकिस्तान में करप्शन का अगर खात्मा नहीं तो इसको मिनिमाइज़ किया जाएगा, जैसे और तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। ये कोई इतनी गैर ज़रूरी और इतनी लग्जोरियस डिमांड नहीं है कि इसमें हम बैक ऑफ कर जाएं और वो एक कोई दरमियाना रास्ता अख्तियार करें। ये हमारा एक राइट है इस पाकिस्तानी, और उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट दी है उस पर खड़ा रहना एक लीडर की जिम्मेदारी है। बकिया ये कि ये एक ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में अगर करप्शन की बात की जाए तो हमारे माजी के लीडर दिल पे ले जाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि हमारे मुल्क की भागदौड़ किन लोगों के हाथ में थी। अगर कोई क्लियरली नाम भी ना ले तो बहुत से लोग बहुत इसको ज़ाती लेवल पे ले जा के इसको डिस्कस करने लगते हैं, लीडर्स पर्सनालिटीज़ के हवाले से। ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को रिलेट नहीं करता, ये पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त एक लीडर जो इस स्टैंड के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आया था कि पाकिस्तान को इस ब्लैक होल में से निकालेंगे, वो इस कमिटमेंट पे जब तक खड़े रहेंगे उनकी सियासत की बका है। जब उन्होंने इस पे ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाया तो उनका अपना वोटर, अभी तो जैसे बोरो करके उन्होंने कुछ एक बी टीम लेके अभी फिलहाल मजबूरी की तौर पे जा रहे हैं, लेकिन वोटर की अपनी सिग्निफिकेंस है। नो टू करप्शन का नारा लेकर जो जमात सामने आई, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, अगर वो जारहाना हिकमत अमली रख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो सवाल ये था कि क्या इमरान खान का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना अंदाज दुरुस्त है? इस पर हमारे 4 एनालिस्ट की राय ये है कि हाँ, उनका जारहाना रवैया बिल्कुल ठीक है, जबकि जनरल अमजद शेख साहब की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। आगे बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे के हवाले से। तो खान साहब ने अपने खिताब के दौरान कबायली इलाकों के जुर्गे निज़ाम की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है। अब जुर्गे का निज़ाम थाने में ला रहे हैं ताकि फ़रीक़ैन की बात सुनकर फौरी और मुफ्त इंसाफ किया जा सके। सवाल यह है कि पसमानदा कबायली इलाकों का निज़ाम, ये निज़ाम इंसाफ क्या बाकी मुल्क से बेहतर है? आमिर ज़िया साहब। जनाब, ये इमरान खान साहब का जो सियासी बयानिया है ना, ये उनके बहुत पुराने दिनों की याद दिलाता है। अच्छा, और ये उसको बिल्कुल उस पर जमे हुए भी हैं। इसमें मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो जो उनका एक रोमानवी एक रोमांटिसाइज़ करते हैं उस ट्राइबल माशरे को, उसमें कुछ बातें अच्छी भी हैं, उसमें जुर्रत है, बहादुरी है, मेहमान नवाजी है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि 21वीं सदी के अंदर कबायली निज़ाम जो है वो एक जाबराना और पसमानदा निज़ाम समझा जाता है। वो हमारे आज के जो चैलेंजेस हैं उससे हम आहंग नहीं है, यानी कि कंपेटेबल नहीं है। तो उस चीज़ को मतलब है सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ के लोग इतने पसमानदा हैं, बिछड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए बात करना। जिस तनाजुर में आज उन्होंने कहा कि जी क्योंकि जब आप लोग जम होंगे इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान के कानून का इतलाक़ होगा उसके ऊपर, और उसमें जो है फौरी और सस्ता इंसाफ नहीं मिलता, जो बिल्कुल उनका सही क्रिटिसिज्म है। तो वो उन्होंने उस मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने दूसरी बात ये की कि उसको हम नाफिज कर देंगे। इस निज़ाम की झलक जो है उन्होंने लोकल बॉडीज़ में दिखाने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में ये लफाजी की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जो जदीद जमहूरियत होती है और 21वीं सदी की जो रियासतें होती हैं वो कबायली या जागीरदाराना सोच पे नहीं चलती हैं, बल्कि ये दोनों जो निज़ाम हैं, कबायली तो जागीरदाराना से भी पुराना निज़ाम है, अगर आप तारीख के तनाजुर में देखें तो उसके अंदर कंपेटेबल नहीं होगा। तो इनको मेरे ख्याल में क्योंकि लेकिन हमारे लोग पसमानदा हैं और हमारी जो जमहूरियत है इट्स अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसकी बड़ी वजह ये जागीरदाराना और कबायली निज़ाम है। तो उसको चलाने के लिए कुछ इस किस्म की बातें जो हैं वो करना पड़ती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कबायली निज़ाम को मैं कहूँ कि हमारे इस निज़ाम से बेहतर है। ये निज़ाम भी आइडियल नहीं है, इसमें बेशुमार कमज़ोरियाँ हैं, इंसाफ महंगा है, देर से मिलता है, लेकिन हम कबायली निज़ाम को इस मामले में सपोर्ट नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे तो एक स्टेप जो है वो आगे ये निज़ाम है, लेकिन उसको कंपैरेटिवली अगर आपका आंसर है तो वो नो में है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब।
देखिए, जिस तरह पिछले सवाल में भी यहाँ पर भी शायद खान साहब ये मान गए हैं, उन्होंने अपनी जो कोर पीटीआई टीम थी उनको भी फारिग कर दिया, फिरदौस आशिक अवान और हफीज़ शेख जैसे लोगों को वो लेके आए हैं, तो वो वहाँ तो हार मान गए। इसका ये मतलब ये है कि वो जो इस्लाहात के बारे में बात की जाती थी, और शायद इनकी जमात का नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, अभी पता नहीं यही नाम है या नहीं, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो इंसाफ में भी और किसी तरह के रिफॉर्म में भी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शैटर हो गया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम एक मिडीवल निज़ाम के तहत जो है जिन लोगों को हमने अभी अभी नॉर्मलाइज किया था, डिस्ट्रिक्ट्स को इंटीग्रेट किया था, मर्ज किया था खैबर पख्तूनख्वा में, और वो खैबर पख्तूनख्वा जो 2 दफ़ा लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे चुका है, वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन लीडर नहीं, कोई तीसरी चौथी लेवल की जमात नहीं, जो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो जाके वहाँ पे ये अनाउंस कर रहे हैं कि कबायली निज़ाम जो है वो ज़्यादा मौसर है। तो ये एक नुमाइंदगी करता है और एक एहसास हम सबको बतौर पाकिस्तानी होना चाहिए कि शायद इतना ज़्यादा प्रेशर में है कप्तान कि अब उनको ये नहीं पता कि वो किस फील्ड पे खेल रहे हैं, और इस वक्त बैटिंग का वक्त है या बॉलिंग का, और इस तरह की ऊँट पटांग बातें कर रहे हैं। तो यकीनन अगर इतने प्रेशर में है तो फिर उनको मज़ीद हमें प्रेशर में नहीं डालना चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। कबायली इलाकों को ये कह रहे हैं कि जो इस तरह कबायली इलाके हुआ करते थे वैसे बेहतर था, और ये जो नया पूरा हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, PSDP में जो है मज़ीद पैसे डालने की बात कर रहे हैं, ये अभी बेकार बातें हैं। जो जंग लड़ी गई फाटा को जो है फ्रीडम और मतलब जो TTP के उसमें बिल्कुल मद में आए हुए थे इलाके, जो सैक्रिफाइस दी हमारी फ़ौज ने, हमारी पुलिस वालों ने, वो सारी जो है वो एवं थी। जो पुराना तो सिस्टम था वो कबायली सिस्टम बेहतर था। तरफ, तो माशाल्लाह ये उनका वहां पर जेना बतौर वज़ीर-ए-आज़म दुरुस्त कप्तान की लीडरशिप की मैं समझता हूँ नुमाइंदगी करता है। ठीक है जनरल साहब, देखिए कबायली जरगे वगैरह जो है ये वैसे तो बड़ा इनमें फैसला जो है बड़ी जल्दी हो जाता है, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते, और बाज़ जगहों पे आपने अगर आप पीछे नोट करें तो तालिबान ने यही किया था, और तालिबान का एक बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल उसकी वजह से हुआ था कि वहाँ पे फैसले जल्दी होते थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जरगे जब फैसले करते हैं तो ये कबायली ट्रेडिशंस के मुताबिक करते हैं, ये इनकी अपनी जो अनरिटन लॉ होता है इनका, जो कि आप ट्रेडिशनली आप कह लीजिए कि वही होता है, उसके मुताबिक फैसले करते हैं जिनकी लीगल स्टैंडिंग मुल्क के अंदर नहीं होती। लिहाजा जब आप उसको बाकी मुल्क के में अंदर आप मर्ज कर रहे हैं और बाकी कवानीन सारे वही रख रहे हैं, तो इसकी कानूनी गुंजाइश एज सच नहीं। नतीजा ये कि आपने देखा होगा कि दूर दराज इलाके जो बलूचिस्तान के हैं या दूर दराज इलाके सिंध के हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो बड़े ज़ालिमाना होते हैं, और उनका आम हमारे महज़्ज़ब माशरे में उनकी गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा आप किसी भी आज के दौर में किसी भी माशरे को, किसी भी इलाके को अगर आप कबायलियों के रहमो करम पे छोड़ दें कि वो जरगों में फ़ैसला करेंगे तो बाज़ फ़ैसले तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाज़ फ़ैसले आपको प्रिमिटिव वो पुरानी वक्तों पे ले जाएंगे जहां आपको बाकी दुनिया के सामने आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि इन्होंने किया क्या है, ख़ास तौर पे औरतों के मामले में। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें या तो जरगे की पावर जो है वो स्पेसिफाई करनी हो और उसमें करके आप उसको लीगलाइज करें, उसमें लेजिस्लेशन हो ताकि उनकी कोई कानूनी हैसियत हो, वरना जो सारे कानून सारे मुल्क में जो कानून तभी बेहतर है, क्योंकि वरना तो ये कानून कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। की असल ज़रूरत यह है कि आप जो अपना निज़ाम इंसाफ है, अपने कवानीन उनको उनकी इस्लाह करें। सही। अगर आप सिर्फ जरगे के जरिए कोई अच्छा इंसाफ करवा भी देते हैं कबायली इलाकों में, तो जो बाकी 21-22 करोड़ लोग हैं उनका हक क्या है, उनको बेहतर इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने निज़ाम इंसाफ को उसको इम्प्रूव करें और कवानीन को बेहतर करें, अदालतों को बेहतर करें, ताकि इंसाफ सबको मुयस्सर आ सके, ना कि सिर्फ जरगे में। और जरगे में जो कबाहते हैं वो मैंने आपको बता दी। इंसाफ का अमल सबके लिए एक है, इंसाफ का अमल भी सबके लिए एक होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जनरल साहब, अदर काज़मी साहब, देखें जरगे का निज़ाम कुछ तो जिस तरह पहले भी यहाँ पे मेरे कोलीग्स ने बात की कि कुछ चीज़ें उसमें अच्छी हैं, यकीनन उसमें आपको फ़ौरन इंसाफ भी मिल जाता है, पर इंसाफ की तशरीह आप किस तरह करेंगे वो एक अलग चीज़ है। आज के दौर में जहाँ पे हमारी कोशिश थी कि जो साबका फाटा है अब उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वहाँ पे जाके ये कहना कि जरगे का निज़ाम बेहतर था और हम उसको कैरी ऑन करेंगे, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जो वहाँ पे जो लोग हैं उनके लेवल पे आके उनको उस तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं कि बिल
बिल्कुल एकदम से कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आएगी। हमारी कोशिश होगी कि आपको इस माशरे का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनाया जाए और जो आपकी चीज़ें अच्छी थीं उनको उस चीज़ में शामिल किया जाए। लेकिन जो जरगे का निज़ाम है, हमने देखा कि इन्हीं जरगों की वजह से जो है औरतों के ऊपर वोट डालने पे पाबंदी लगी। ये जरगे का निज़ाम वहाँ पे मौजूद है, पर फिर भी हमने देखा क्रिमिनलिटी उन इलाकों में कितनी ज़्यादा रही। और दीगर भी जो मुल्क के रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह के जरगे होते रहे, वहाँ पे कारोकारी और डिफरेंट किस्म के जो है मसाइल हमारे सामने आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के माशरे में 21st सेंचुरी में इस किस्म के निज़ाम की कोई गुंजाइश है। दूसरी बात यह है कि खान साहब जब वहाँ पे अपने वोटर्स से बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो जॉन स्टुअर्ट मिल की एथिक्स के हवाले से कोई मिसाल दे के कोई इस तरह तो वो बात कर नहीं सकते थे। उन्होंने उसी लेवल पे आके उसी तरीके से बात करनी थी। और वैसे भी खान साहब को एक जो है ना रोमानवी, जो जिस तरह आमिर साहब ने भी जिक्र किया, काफ़ी अरसे से उस इलाके से एक ख़ास किस्म का लगाव है। उनकी आप पुरानी तस्वीरें भी देखें तो कभी उन्होंने बंदूक हाथ में उठाई हुई है, कभी ज़मीन पे लेटे हुए हैं। तो जब आप एक दो दिन के लिए एज ए टूरिस्ट उन एरियाज़ में जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जब लेकिन आपने उन हालात में ज़िंदगी गुजारनी हो और सारी अपनी उम्र वहाँ गुजारनी हो तो तब ये चीज़ें आपको काफ़ी तंग करती हैं। तो खान साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। तो पॉलिटिकल रोमांस एक तरफ, लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, तो ना ही ये मुल्की इंसाफ के लिए बेहतर है। आसमा साहिबा, देखिए जी, इस तकरीर में कुछ बातें तो बिल्कुल सही थी जिसे मैं मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करती हूँ। इंसाफ सस्ता होना चाहिए, इंसाफ जल्दी होना चाहिए। जहाँ पे जिरगे की हम बात कर रहे हैं तो जिरगे के साथ ही उन्होंने उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ एक्चुअली इज़ इन माइंड। जो आपकी जूरी होती है, जूरी का सिस्टम, ये बहुत डेवलप्ड मुल्कों पे बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है और बिल्कुल कोर लेवल पे अप्लाई हुआ है। आप इस वहाँ पे आप जूरी की सिलेक्शन, वो लोग कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से फिर उनके साथ एक जज अटैच है, उसके कोई इस तरह से डायनामिक्स इसका बनाया जा सकता है। अगर उन्हें कोई फ़ौरन कोई इसका एक बैलेंसिंग फैक्टर उस इलाके में देना चाह रहे हैं, इस तरीके से आउट एंड आउट जिरगा सिस्टम लाने की तो मुझे उसमें कहीं पे भी कोई नहीं महसूस हुआ कि वो थानों में उन जिरगों को लीगलाइज कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम जैसे कि आपकी जूरी होती है जिसमें कुछ आपके इलाके के बड़े होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो एक रिकन्सिलिएशन की कोशिश करते हैं पार्टीज़ के दरमियान में। उस लिहाज से अगर इसका कोई डायनामिक्स उस इलाके के लिए बनाया जाए तो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर होगा, उन्हें उस तरह से चेंज को एम्ब्रेस करने में या इस सिस्टम का हिस्सा बनने में वो हेल्प देगा। तो जिरगे सिस्टम की तो फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई एक इंटरमीडिएट ट्रांजिट उनको दिया जाए जिसमें एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस और प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर्स के साथ एक जुडिशरी, एक जूरी उन्हें प्रोवाइड की जाए जो वहाँ पे उन्हें रिजॉल्व करवा दे, तो इसमें कोई जिरगे वाले उनकी बयानिए को नेगेटिव सेंस में ले रही हैं या ओवरऑल अगर हम कबायली इलाकों के निज़ाम के बात करें तो उस पे आप मुझे अपना आंसर दीजिए। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो उन्होंने जूरी किया। जूरी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाते मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल पुराना ऑर्थोडॉक्स जिरगा अगर आप लेके आएंगे तो वो यकीनन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर उनको कोई ऐसा सिस्टम दिया जाए जिससे उनका चेंज प्रोसेस फैसिलिटेट हो सके तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेजिस्लेशन हो सकती है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर इसी तरह से देखा जाए कि पसमानदा कबायली इलाकों का निज़ाम इंसाफ के हवाले से बात की जाए, क्या ये बाकी मुल्क से बेहतर है, तो आपकी राय में भी ये नहीं है। हमारे पांचों एनालिस्ट इसी बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि जो बात की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि कबायली इलाकों का निज़ाम इंसाफ बाकी मुल्क के निज़ाम से बेहतर है, तो सभी की मुतफ़िक़ा राय है। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कौमी असेंबली के इजलास की, जिसमें आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने शिरकत की। क्या कहा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कौमी असेंबली का आज इजलास हुआ और आज के इजलास में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर शरीक हुए। असद उमर आज शरीक हुए हैं अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी होने के बाद और आज उन्होंने ये पहला इजलास अटेंड किया अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद। इस इजलास में आज उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में 4 वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील हुए, क्या वो नाकामी नहीं थी? तो 2008 से लेकर 2013 के दरमियान का जो टेन्योर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे
उन्होंने नाकाम तरीन दौर करार दिया। अब सवाल ये बनता है कि ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब क्या असद उमर को देना चाहिए था या फिर नए मुशीर खजाना को? आमिर ज़िया साहब, बिना मतलब है क्या वो हिज़्ब इख्तिलाफ की हाँ में हाँ मिलाते असद उमर साहब? ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तो अगर ये उनका सिर्फ पोर्टफोलियो अगर नहीं उनके पास रहा तो ये नहीं हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और जो उनका एक मिजाज है वो मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिव स्पीकर है, जो उनको क्रेडिट देना चाहिए। बेशक कि वो उस तरह की पॉलिसी ना दे सके माशी और वहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन ही इज़ अ गुड स्पीकर और वो हमें नज़र आते हैं पार्लियामेंट में। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया तो मेरे ख्याल में उसी चीज़ का मुतकादी था कि अगर जो उनकी जमात का फुलका उड़ाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जी फाइनेंस मिनिस्टर को बदल दिया और फला कर दिया, और तो उनके पास जो आदाद शुमार हैं, मतलब एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी जो मईशत इतनी दिगरगू हालत में वो क्यों है? वो जो पिछले 10 साल में एक कहते हैं ना कि मिसमैनेजमेंट हुआ, जो लूट खसूट हुई, उसकी वजह से है। अच्छा, उसको आपने मईशत को इस बुरी पोजीशन पे लेकर चले गए थे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जहाँ पे खड़ा हुआ था, आपका फिस्कल डेफिसिट जहाँ पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर किसी भी हुकूमत के लिए ये कोई मतलब है चाइल्ड प्ले नहीं है कि वो आकर एकदम टर्न अराउंड कर लेगी उसको। तो एक मेरे ख्याल में तो एक पॉजिटिव एक हमें मेरे ख्याल हमेशा ये होता है कि जब कोई वजारत से अपना हाथ धोता है ना तो वो हॉस्टाइल हो जाता है, वो नाराज़ होकर बैठ जाता है। तो मैं क्रेडिट दूंगा असद उमर साहब को कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए, पार्टी पे जो तनकीद हो रही है उसका उन्होंने बड़े मौसर अंदाज से जवाब दिया। तो यहाँ पर मतलब है एक यही उनको करना भी चाहिए था बतौर एक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के तौर पर। तो और क्या आप एक्सपेक्ट करते कि वो बिलावल भुट्टो की हाँ में हाँ मिलाने लगते? वो कहते कि जी यही हुआ। तो मेरे एग्री कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ठीक है आमिर ज़िया साहब, आपका सवाल है ना ऑपोजिशन की तनकीद बिल्कुल देना चाहिए था। ठीक है, नहीं मेरा तो सवाल मैं बेसिकली पूछना ये चाह रही थी कि मतलब असद उमर को आंसर करना चाहिए था ये मुशीर खजाना को जो कि नए हैं, बट एनीवेज आपका आंसर मुझे मिल गया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, देखिए नए जो मुशीर खजाना है, जो भी उनका टाइटल है, जो जिम्मेदार हैं उस लूट खसूट के या जो भी बदउनवानी या जो भी मिसमैनेजमेंट या जो भी डेफिसिट रनिंग अप या जो भी करंट अकाउंट या ट्रेड डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, पिछले 10 में से 3 साल के ज़िम्मेदार तो कम से कम जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, जो इस वक्त तब्दीली के आमिर भाई मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि 1-2 दफ़ा हो चुका है और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे खुश उसलूबी से हम इसको करें। तो अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर वही होगा जो पहले एक दफा हो चुका है। नहीं, आप बीच में बोलेंगे, नहीं आप बीच में बोलेंगे, अभी ये रिकॉर्डेड है, तो अगर आप चाहते हैं तो नहीं, आप मुझे अगर बात मुकम्मल करने देंगे तो मैं करूंगा, वरना मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आपका हम न्यूज़ है और आप ही के सवालात हैं और आप ही की हुकूमत है। तो इस पे मैं एहतजाजी तौर पर मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। चलिए आप अपना एहतजाज आमिर साहब के सामने रिकॉर्ड करवा लीजिएगा। मेरे 90 सेकंड और दे दें इनको ताकि और बोलें। सवाल का और मेरी पोजीशन का एहतराम करते हुए काइंडली मैं आपका जवाब चाहूंगा। मैंने कह दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। जब भी ये मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई भी तनकीद जो है वो प्यारे इमरान खान की और इस अमेजिंग रिफॉर्मिस्ट हुकूमत की, जिसमें जहांगीर तारीन और रज़ाक दाऊद और फिरदौस आशिक अवान और नदीम बाबर जैसे फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पिलर्स ऑफ रिफॉर्म एंड सैनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो हैं वो मौजूद हैं। वो नहीं चाहते कि इस पर कोई भी तनकीद हो, तो नहीं होगी। ठीक है मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपके 90 सेकंड्स यहीं पर खत्म हुए। अतर काज़मी साहब, देखें असद उमर साहब जब आज पार्लियामेंट में आए तो उनके जो कोलीग्स थे उन्होंने बड़े पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया। असद उमर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अब जो उन्होंने इक़दाम किए उस हवाले से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना था। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले हर जमात के जो है मेंबरान शामिल हैं, तो इस हुकूमत को आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं ये तो कौमी हुकूमत बनती जा रही है। पहले सारी जमातों के अरकान शामिल थे, अब टेक्नोक्रेट्स भी इसमें आ गए हैं। तो वो हफीज़ जो नए जो बने हैं मुशीर ख़जाना, उन्होंने डिफेंड वो इस तरीके से कर सकते हैं अगले 1-2 साल के अंदर, अगले चंद माह के अंदर वो अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आवाम को रिलीफ मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसके कि वो टीवी पे आएँ या मीडिया पे आके असद उमर साहब को डिफेंड करें। अगर वो अपना काम बेहतर अंदाज में करते हैं तो इस मुल्क के लिए वो बेहतर होगा। और हाँ, असद उमर साहब ने बड़े डिग्निफाइड तरीके से अपना टाइम गुजारा और हमेशा से उनका रवैया ऐसा रहा है कि वो एक मुतदिल इंसान है, बहुत
बहुत ज़्यादा जारियत भी नहीं दिखाते और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, तो समवेयर इन द मिडल वो हमेशा अपना बयानिया बयान करने की कोशिश करते हैं। और आज भी बड़े खुश उसलूबी से उन्होंने अपना बयानिया बयान किया। तो मेरे ख्याल में जब जितनी भी उन्होंने आज बातें की वो उसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी थी। ऑब्वियसली इसमें भी कोई शक नहीं कि असद उमर कुछ हद तक नाकाम भी हुए हैं और उससे उनकी जमात को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जमात के साथ खड़े हैं और उनकी जमात उनके साथ खड़ी है। तो अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक वो खड़े रहेंगे और कब तक उनकी जमात उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं इस चीज़ में समझता हूँ कि आज जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, तो जो आज उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था। वो अलग बात है कि अब वो वज़ारत ख़जाना के ओहदे पर नहीं है। जनरल साहब, देखिए, जो 9 महीने पिछले गुजरे वो तो असद उमर ही उसके वज़ारत ख़जाना के इंचार्ज थे, लिहाजा मुनासिब यही था कि वही जवाब दें। हफीज़ शेख तो अभी 2 दिन पहले आए हैं, तो तनकीद भी उसी पे की जा रही है और जवाब भी उसी का मिलना चाहिए था, और उसके लिए सबसे बेहतर आदमी असद उमर ख़ुद थे। और असद उमर ने आज जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है वो शायद कोई और कर भी ना सकता। उसने बड़े मुदल्लल बात की है और मेरा ख्याल है उन लोगों को जिन्होंने 10 साल इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया उनको उनका चेहरा भी दिखाया कि आप लोग भी यही कुछ करते रहे, रोज़ाना वज़ीर ख़जाना भी आप भी बदलते रहे। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो भी बेहतर कर सके वो करे, और आज जो मामला था उसके मामले में उस तनाज़र में असद उमर ही सबसे बेहतर आदमी था जो जवाब दे सकता था। तो पार्टी को भी उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन में आकर काउंटर किया और साथ ही साथ जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे कि जिस वक्त वो वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनके हाथ में था, तो बेहतर मुनासिब ये समझा जा रहा है कि उन्होंने आकर बात की, वो बेहतर बिल्कुल ठीक था। आसमा साहिबा जी बिल्कुल, अभी की परफॉर्मेंस पे एनालिसिस उन्होंने दिया, सवाल भी उनकी परफॉर्मेंस पे थे, जवाब भी उन्होंने दिया। वो पीटीआई के एक लीडिंग लीडर हैं और वो चेंज के फेसेस में जो फेस ऑफ चेंज उनमें से एक है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपका पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता। असद उमर साहब की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत डेडिकेशन से, डिवोशन से ये 9 महीने गुजारे हैं और इसमें जितनी मुश्किलात किसी को फेस हो सकती हैं, कन्फ्रंट हो सकती हैं, वो उन्होंने की हैं। डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजंस अगर ना लिए जाते तो अगले 6 से 8 महीनों में जो हम फ़ायदे देखेंगे वो हमें शायद ना मिलते। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही एग्रेसिव हो के एक पोटेंशियल वाले लीडर को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि मेरी तो खैर वैसे ही आई एम नोबडी, मगर एक रिक्वेस्ट है कि ही शुड जॉइन द कैबिनेट। पोर्टफोलियोज मैटर नहीं करते। देखिए जी, हम आज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन दे सकती हूँ। ओपिनियन मेरी एक स्किल है जो मैं देती हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म कल मेरे पास नहीं होगा तो मैं क्या खामोश हो जाऊंगी? नहीं, मैं अपनी आवाज़ किसी और तरीके से लोगों तक पहुँचाऊँगी। इसी तरीके से फोकस आपका सर्विस ऑफ सर्विंग द कंट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो या कहीं और, बट ही शुड जॉइन द कैबिनेट। और अभी और हमेशा इनकी आवाज़ इतनी वाइब्रेंट, इतनी वोकल असेंबली में होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द फेस ऑफ चेंज। बाकी तो जैसे सर ने कहा बी टीम के साथ आजकल चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे अभी तक उम्मीद बाकी है। ठीक है, और उन्हीं में से असद उमर आपकी नज़र में एक है। मुशर्रफ साहब, आप मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो प्लीज़। मेरा ख्याल है कि जो असद उमर साहब ने जवाब दिया वो सेंसिबल था, और असद उमर साहब जो हैं वो उनको पूरा हक पहुंचता है कि वो जवाब दें। लेकिन एक तरह से उनके साथ एक नहीं डबल ज़्यादती हो रही है, क्योंकि एक तो उनको ब्लेम किया गया इकोनॉमिक हालात, जो एक्चुअली सबसे बड़ा जो इसमें ब्लेम जाता है वो केयर टेकर हुकूमत ने जो फैसले किए, ख़ास तौर पे ऑस्टेरिटी पे, उस पे जाता है। और दूसरा फिर ना सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है, बल्कि अब जबकि हफीज़ शेख साहब जो एक इसेंशली एक ब्यूरोक्रेट हैं और जिस तबाही की बात ख़ुद पीटीआई करती है और दीगर दोस्त करते हैं उसके हिस्सेदार रह चुके हैं, एक अहम सतून थे उस तबाही के, तो अब उनकी सफाई भी असद उमर को पेश करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ जो रिफॉर्मिस्ट एलिमेंट है पीटीआई का उसके साथ बड़ी ज़्यादती है, और जो जॉनी कम लेटलीज हैं, जो बैंड वैगन जंपर्स हैं, और जो एस्टैब्लिशमेंट और स्टेटस को के बेसिकली घोड़े हैं, जो सिर्फ जिन्होंने आखिर में पीटीआई को ज्वाइन किया, और उस एस्टैब्लिशमेंट में पीएमएल नून भी है, पीपीपी भी है, दीगर और जमातें और अनासर भी हैं।
तो ये बड़ी ज़्यादती है जो फ्रेश फेसेस हैं, जो रिफॉर्मिस्ट हैं और जो वाक़ईतन चेंज और इंसाफ के लिए स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ अली साहब। तो सवाल ये था कि अपोजिशन की तनकीद का जवाब असद उमर को देना चाहिए था, हाँ या नहीं, और सभी एनालिस्ट एक राय रखते हैं और वो राय हाँ के साथ है कि असद उमर पर तनकीद की गई थी तो जवाब भी देना चाहिए और पार्टी के लिए आने वाले दिनों में उनका साथ होना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रोशन चेहरा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की, जिन्होंने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी जमात पूरी मजबूती के साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ है। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि किसी सियासी तब्दीली के इम्कान को रद्द भी करता हूं और साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि वज़ीर आला पंजाब बिल्कुल आज़ादाना काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रेशर नहीं है और हमारी सपोर्ट भी उनके साथ है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इत्तेहादी उस्मान बुज़दार के खिलाफ प्रोपेगेंडे की नफी करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं? मुशर्रफ ज़ैदी साहब। देखिए, मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा है। वो एक अननोन एंटिटी हैं जिनका पीटीआई से दूर दूर तक से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कोई तजुर्बा नहीं था। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ये बड़ा अच्छा जो है अपने जो मासूम उनके सपोर्टर्स हैं उनको ये बेचा है कि एक नया फेस जो है जो करप्ट नहीं है और जो सिस्टम से आलूद नहीं है वो चेंज ला सकता है। लेकिन उस ऐसे चेहरों के लिए जिस तरह असद उमर है उनके लिए तो ये वर्क करता है क्योंकि उनका तजुर्बा है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन है। उस्मान बुज़दार की इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उनसे ना हुकूमत चल रही है, ना उनसे बजट डिमांड चल रही है, ना उनसे वज़रा चल रहे हैं, ना उनसे पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी चल रहे हैं। तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। पंजाब एक ब्लैक आई है पीटीआई के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में मसले होते हैं तो पीटीआई फिर भी संभाल सकती है क्योंकि उसका बड़ा सीरियस किस्म की मेजॉरिटी है और बड़ा कोर वोटर पीटीआई का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। लेकिन पंजाब में एक बहुत ही थिन कोलिशन है जिस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पीएमएलक्यू पे है, जो पुरानी सियासत और पुराने पाकिस्तान के सुतून हैं उनके साथ मिल के नया पाकिस्तान अगर तख्लीक करना था तो उसके लिए एक तगड़ा और मुअस्सर वज़ीर आला जो है वो चाहिए था और उस्मान बुज़दार वो नहीं है। तो मैं तो सवाल की जो फ्रेमिंग है और ये जो प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ है इससे सख्त इख्तलाफ करता हूँ और इससे जो जवाब प्रोड्यूसर साहब समझते हैं हरा या सुर्ख वो अपनी मर्जी से। मैं अपनी राय का इजहार कर देती हूँ कि प्रोपेगेंडे का लफ्ज़ हज़फ करके जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब की राय ये है कि हाँ इत्तेहादी और गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब वो काउंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमिर ज़िया साहब आपकी राय? अब बात यह है कि प्रोपेगेंडा जो है वो तो हकीकत है और आप देखें कि पूरे उसमें सियासी फ़ज़ा में एक बेचैनी पैदा की जा रही थी, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा रही थी। उसमें यकीनन कोई ये नहीं कहता कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं ये वसीम अकरम प्लस हैं जो इमरान खान दावा करते हैं, लेकिन एक पूरा जो पीटीआई के अंदर फ्रिक्शंस से फैक्शंस हैं उस तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके एक ऐसा तासुर दिया गया कि हुकूमत आज गिरी कि कल गिरी और कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते भी इसी प्रोग्राम में इसी किस्म का सवाल किया गया था और मैंने उसमें अर्ज़ ये किया था कि जो कैबिनेट की और तब्दीलियाँ हुई कम से कम मुझे पंजाब में ही तब्दीली फिल वक्त होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान जो है वो उस वज़ीर आला के पीछे बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि पीटीआई सबको पता है कि जनाब वो इमरान खान साहब का नाम है, बाकी तो उनका या तो फ़ैन क्लब है या वो लोग हैं जो आ गए हैं। तो उसमें जो एक होता है ना ख्वाहिश हो कि जी ठीक है कि ख्वाहिश में हम कह सकते हैं उसको चले जाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये कि फ़िलहाल जो है पीटीआई ऐसा कोई चेंज नहीं लेकर आ रही। अब ये जो आपको सिग्नल नज़र आए कि जी स्पीकर बात करें पंजाब के, गवर्नर बात करें उनके हक़ में, उसकी वजह ये कि जो सिग्नल एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा इन फाइटिंग हो रही है, उस तासुर को ये लोग कम से कम पब्लिक की सतह तक ज़ायल करना चाह रहे हैं। और उसके अंदर मैंने फिर अर्ज़ करूँगा कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक ज़माना था कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत हुआ करती थी उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है मीडिया पे, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया तजियाकारों पर, NGOs पर, बाकी जगहों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको झलक उसकी नज़र आएगी। और वो आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें जो एक फ़ज़ा पैदा की गई है कि कहते हैं ना सुई की जगह भाला कर रहे हैं, आपको जो है कहते हैं ना हर चीज़ में छलनी नज़र आ रही है कि मतलब अपनी आँख का आपको शैतान नज़र नहीं आ रहा, तो ये वाली सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है और यहाँ पर अब चैलेंज जो है बुज़दार साहब के लिए कि वो जो उनके मुतालिक हर आदमी मनफी बात कर रहा है और कोई जो है ज़ाहिर उनका मुआवजा जब शहबाज शरीफ साहब से होता है, शहबाज शरीफ जो थे वो पंजाब को राजवाड़े की तरह चलाया करते थे।
सिंगल मैन उनकी हुकूमत हुआ करती थी। 17 ग्रेड का 16 ग्रेड का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर भी वो खुद किया करते थे। तो उसके मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत हैं, धीमे मिजाज के आदमी हैं, उसमें वो राजवाड़ा वो शाहानापन नहीं है। तो यकीनन लोगों को फर्क भी महसूस हो रहा है और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो भी बहुत जोरों शोर से जारी। ठीक है, तो स्पीकर हो या गवर्नर हो पंजाब के, उन्हें बुज़दार साहब को उनकी हिमायत हासिल है। जनरल साहब देखिए, जहाँ तक बुज़दार साहब का ताल्लुक है, ठीक है, एक शरीफुन्नफ्स आदमी है, आम आदमी है और उसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो लाजमन इंस्पायर नहीं करता। उसमें वो लीडरशिप और वो कमांड, वो जो अथॉरिटेरियन आपका होता है एक पर्सनैलिटी, वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर सेंटर्स बने थे। नेचुरली उसकी वजह से आप कह लीजिए कि तनकीद भी होती है, प्रोपेगेंडा भी था, तनकीद भी थी और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी चीज़ें बताई जाती थी। और चूँकि इमरान खान इसको रख के मुतमईन और वो इसको तब्दील नहीं करना चाहते, तो एक तो वो पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लीडर को सपोर्ट करें और इसको भी लीडर की चॉइस को सपोर्ट करें, एक वो भी है। दूसरा जो बहुत बड़ा एक इसमें आंसर है वो ये है कि आज अगर इनको हटा के किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को लगा दिया, जो इनके नीचे भी जो पावर सेंटर बने हैं इसी वजह से कि इनके नीचे पॉलिटिकल हैवीवेट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो गवर्नर की शक्ल में हो, स्पीकर की शक्ल में हो या वज़रा में बाज़ मौजूद हों। अगर आज इनको हटा के किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को लगा दिया जाता है तो पावर सेंटर जो है वो आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। नतीजा ये कि आज वो चंद एक लोग जो आज मज़े ले रहे हैं नीचे के, इनकी कमांड के नीचे बैठ के, कमांड इनकी लेकिन काम अपने चला रहे हैं, उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लिहाजा उनके लिए बड़ा अहम है कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि उनके भी मामला ठीक चलते रहें अपनी मर्जी के मुताबिक, और इनका भी जो कप्तान चाहता है, जो लीडर चाहता है, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये दोनों, अपने ज़ाती मकासद भी और कप्तान साहब के लिए एक सपोर्ट भी, ये दोनों चीज़ें शामिल थी जिसकी वजह से ये आज आपको पार्टी बाहर नज़र आ रही है इसकी हिमायत करते हैं। तो खान साहब की ख्वाहिश हो या फिर ज़ाती मफादात या फिर सियासी मफादात कहें, दोनों तरफ से टैकल किया जा रहा है। जनरल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आसमा साहब आप क्या कहेंगी? देखिए जी, प्रोपेगेंडा तो इस हुकूमत के आते साथ ही हमने जो पहली बात इस हुकूमत के बारे में सुनी वो ये थी कि हुकूमत फेल हो गई है और अब इसके आगे एक काला अंधेरा है और हम वहीं पे रहेंगे जहां हम हैं। हमने अपनी स्कोप से बहुत बियॉन्ड टारगेट कर लिया था। तो प्रोपेगेंडा तो इस हुकूमत के साथ शुरू से ही चल रहा है और एक एयर बनाई जा रही है इस हुकूमत की नाकामी की। शायद ये लोग परफॉर्म भी करें, लेकिन यहाँ पे मैं हुकूमत को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगी, पंजाब और आपके फेडरल दोनों को। देखिए जी, अगर आपने इनकी कोई अचीवमेंट्स तलाश करनी है ना, तो आपने खुद तलाश करनी है। ये लोग इगोइस्टिक हैं या ये इस बारे में कैजुअल हैं, ये कभी आके अगर आपकी आके कभी आपको इन्फॉर्म नहीं करते। ये जो वज़रा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपोजिशन को बातें सुना के चले जाएंगे, अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट नहीं करेंगे। तो लोगों को जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, लोग आपकी परफॉर्मेंस के बारे में स्केप्टिकल रहेंगे। मैं बुज़दार साहब की पर्सनालिटी से शायद इख्तलाफ करूं, वो शायद मेरे मुताबिक एक आइडियल लीडर की पर्सनालिटी नहीं है जो कि पंजाब को हेड कर सके। लेकिन मेरे पास अगर 1, 2, 3, 4 उनकी अचीवमेंट्स सामने लिस्ट आ जाए जो उन्होंने किया हो, तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हो कि शायद मेरी परसेप्शन गलत है। तो इस लिहाज से प्रोपेगेंडा तो अपनी जगह है। गवर्नमेंट्स ये दोनों, फेडरल पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स अवाम को हमें क्यों नहीं बताते? व्हाई इट इज सो सीक्रेटिव? ठीक है, उनको बचाने वाले तो मैदान में आ ही गए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हो या फिर उसके इत्तेहादी हो, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली उस्मान बुज़दार साहब को भी अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी। असमा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अतर काज़मी साहब देखें, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो डिफरेंट लीडरान इस वक्त बयानात दे रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो कह रहे हैं कि जी हम प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने की कोशिश करें, पर इसमें जो सबसे मौसर हिकमत अमली होगी अगर उस्मान बुज़दार साहब की अपनी कारकर्दगी सामने आएगी। जब सूबे का ये हाल हो कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि एक जो तर्जमान है वज़ीर आला का वो पूरा सूबा चला रहा है और ब्यूरोक्रेसी उनकी बात ज़्यादा सुने और उस्मान बुज़दार साहब की वो बात ना सुने। फिर उसके अलावा कुछ इंसिडेंट्स हमने ऐसे देखे, उसमें भी उस्मान बुज़दार साहब की जो हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो सामने नज़र नहीं है। साहिवाल का वाक़या हमारे सामने हुआ,
जब वो उनके एक फैमिली को मार दिया गया और फिर जब वो बच्चों से ताज़ियत के लिए गए तो उधर एक ब्यूरोक्रेट ने उनको फूल पकड़ा दिए, उन्होंने बच्चों को फूल देना शुरू कर दिए जहाँ पे वो ताज़ियत के लिए गए। क्या उस्मान बुज़दार साहब को खुद नहीं पता? क्या जनूबी पंजाब में वो किसी के घर फोतगी पे जाते हैं तो फूल पेश करते हैं? तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि वो ये समझते हैं कि बाबू या जो ब्यूरोक्रेट्स उनको जो कुछ बता रहे हैं बस इसी तरह हुकूमत चलेगी। उनको खुद भी इस सिलसिले में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ शो करनी पड़ेंगी। हाँ, इमरान खान साहब ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और बहुत सारे लोगों ने इसको वेलकम भी किया। देखें, एक चीज़ ये भी हमें सामने रखनी चाहिए, एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है, एक बलोच ट्राइब से उनका ताल्लुक है, तो पंजाब में बहुत सारे लोगों को इससे भी तकलीफ हो सकती है कि उनको क्यों ला के यहाँ पे पूरी जो है बैठा दिया और पूरे सूबे का, पंजाब जो है वो आधा पाकिस्तान है आपका, तो उसका इंचार्ज बना दिया। तो यहाँ पे वो यूज्ड टू हैं एक शबाज ठीक है काज़मी साहब, सूबे के वज़ीर आला पर आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन आपको भी बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हाँ एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जा रही है पीटीआई और उसके इत्तेहादियों की तरफ से कि उस्मान बुज़दार साहब को बचाया जा सके या उन्हें किया जा सके, और हमारे सभी एनालिस्ट मुतफ़िक़ राय रखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मेकर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।